हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। वेलकम। तो आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री से यूनिट 4 जिसका नाम है हमारा पृष्ठ रसायन में से हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृष्ठ रसायन यूनिट बहुत ही इजी यूनिट है जिसमें ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो हमारा थ्योरेटिकल है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। धुएं में परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए। जो हमारा धुआं होता है, धुएं में परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम बताना है। हमने विलियन चैप्टर पढ़ा था इससे पहले। विलियन इजिकल टू होता है हमारा विलेय प्लस विलायक। जानते हैं सब? ठीक है बेटा। तो विलियन इजिकल टू क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। इसी प्रकार जो हमारा धुआं होता है उसमें भी हमारी दो प्रवस्था होती हैं। एक होता है परिक्षिप्त प्रवस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त अवस्था का मतलब होता है जैसे हमारा विलेय पदार्थ, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब जैसे कि विलायक। तो हम देखते हैं जो धुआं होता है, धुएं में बहुत छोटे छोटे बारीक ठोस कण उपस्थित होते हैं। तो उन ठोस कणों की जो संख्या होती है बहुत कम होती है, और जो ज़्यादा संख्या होती है, वो ज़्यादा मात्रा होती है, वो होती है हमारी वायु की, यानी कि गैस की। तो जो हमारा धुआं होता है, धुआं में हमारी परिक्षिप्त अवस्था ठोस यानी कि ठोस के कण होते हैं विलेय के रूप में, और जो विलायक यानी कि ज़्यादा मात्रा होती है वो होती है गैस की। परिक्षेपण माध्यम होता है हमारा गैस। तो जो धुआं होता है वो परिक्षिप्त अवस्था उसमें ठोस, परिक्षिप्त अवस्था ठोस होगी और परिक्षेपण माध्यम हमारा गैस होगा। नोट करेंगे इसे क्वेश्चन को, हर बार एग्जाम में आता है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो हर बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। और ये देख सकते हो यहाँ 2010, 11, 12, 15, 16, 18, 19 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वर्ण संख्या, जिसे हम स्वर्णांक भी कह देते हैं, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए। तो स्वर्ण संख्या क्या होती है? स्वर्ण संख्या को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन होने से रोकने के लिए जो उसमें हम पदार्थ मिलाते हैं, उस पदार्थ की कितनी शक्ति है, वो स्वर्ण संख्या कहलाती है। किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन रोकने के लिए उसमें द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाया जाता है, और द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाने पर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। स्कंदन या अवक्षेपण यानी कि उसका अवक्षेप बन जाता है। लेकिन इस स्कंदन को रोकने के लिए जो हम उसमें पदार्थ मिलाते हैं, वह पदार्थ हमारा रक्सी कोलाइड कहलाता है। रक्सी कोलाइडी कितनी पावर है हमारी, कितनी शक्ति है, वो कहलाएगी हमारी स्वर्ण संख्या। जैसे इसमें हम देख सकते हैं गोल्ड का कोलाइडी विलयन। गोल्ड के कोलाइडी विलयन में यदि हम NaCl का विलयन मिला देते हैं, गोल्ड को डिनोट करते हैं Au, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। यदि गोल्ड के कोलाइडी विलयन में NaCl का विलयन मिला दिया जाता है तो गोल्ड का स्कंदन हो जाता है। लेकिन यदि हम इसमें जिलेटिन मिला देते हैं, तो इसका स्कंदन रुक जाता है। तो जो जिलेटिन होता है वो हमारा गोल्ड सोल के लिए क्या करेगा? रक्सी कोलाइड का कार्य करेगा। जितनी जिलेटिन की पावर होगी वो स्वर्ण संख्या कहलाएगी, क्योंकि वो गोल्ड सोल के स्कंदन को रोकेगी। तो Au क्या होता है, सब जानते हैं बेटा, बताओ। Au किसका प्रतीक होता है? सोना, बिल्कुल सही। इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है?
एटॉमिक नंबर 79, एटॉमिक मास 197, राइट। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na, एटॉमिक मास 23, और हमारा एटॉमिक नंबर कितना होगा 11। इसी प्रकार से Cl का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5। जिलेटिन का फॉर्मूला, हाँ बोलिए, जिलेटिन का फॉर्मूला बहुत ही लंबा होता है, देखो ध्यान से नोट करेंगे इसे सभी बच्चे। जिलेटिन का फॉर्मूला होता है हमारा C102 H151 N39, सॉरी 31O39, ये हमारा जिलेटिन का फॉर्मूला होता है। C102 H151 N31O39। अब हम क्या पढ़ रहे थे, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए। तो स्वर्ण संख्या आपको बता दिया क्या होती है, जो हमारे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को जब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में मिलाया जाता है तो उसका स्कंदन हो जाता है, लेकिन उसके स्कंदन को रोकने के लिए जो पदार्थ हम उसमें मिलाते हैं उसकी कितनी पावर है, वो उसका स्वर्णांक कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। रक्सी कोलाइड की शक्ति, ये नोट करेंगे, रक्सी कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या कहते हैं। स्वर्ण संख्या की परिभाषा इस प्रकार है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या, द्रव स्नेही यानी वे पदार्थ जो द्रव में घुलने पर, जल में आसानी से घुलने पर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। जो कोलाइडी विलयन नहीं बनाते वो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। किसी द्रव स्नेही कोलाइडी की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में, उसकी मिलीग्राम में वह भार या वह मात्रा होती है जो गोल्ड सोल के 10 मिलीलीटर में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के 1 मिलीलीटर को डालने पर 10% NaCl के 1 मिलीलीटर विलयन को डालने पर सोल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए पर्याप्त होती है, यानी कि जो उसके रंग परिवर्तन को रोक देती है। रंग परिवर्तन का मतलब स्कंदन को रोक देती है। स्वर्ण संख्या या रक्सी सोल की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। ये इसकी रक्सी कोलाइड की पावर को, शक्ति को व्यक्त करती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी, स्वर्ण संख्या जितनी ज़्यादा होगी, सोल की स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होगी। किसी भी सोल की जितनी ज़्यादा स्वर्ण संख्या होगी उतनी ही कम उसकी क्या होगी, स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होती है। इसे नोट करेंगे। कम स्वर्ण संख्या होने पर सोल की स्कंदन शक्ति अधिक होती है। जितनी कम स्वर्ण संख्या होगी उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आया सबकी? ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान लगा के पढ़ोगे, यहाँ देखोगे ध्यान से तो ये क्वेश्चन तुम्हारे यहीं पे याद हो जाएंगे। घर जाके बस एक बार रीडिंग करने की ज़रूरत होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राउनी गति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो ये क्वेश्चन कई बार आया है और कई तरह से इसे पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है। ब्राउनी गति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकंड, ब्राउनी गति क्या है? कोलाइडी कणों का आकार और परिक्षेपण माध्यम की श्यानता इसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं? दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ, श्यानता और परिक्षेपण माध्यम की श्यानता और कणों का आकार, कोलाइडी कणों का आकार और परिक्षेपण माध्यम की श्यानता इसे किस प्रकार से प्रभावित करती है? किसे? ब्राउनी गति को। ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण और इसे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक लिखिए। नेक्स्ट, ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण क्या है और ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ब्राउनी गति को इस प्रकार से समझ सकते हैं, ब्राउनी गति
कोलाइडी कणों का अनियमित रूप से टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। ये हमारे कोलाइडी कण हैं जो अनियमित रूप से टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते रहते हैं, तो इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। देखेंगे यहाँ कोलाइडी सोल में कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के आकार और सोल की श्यानता पर निर्भर करती है। जो ब्राउनी गति होती है वो कोलाइडी कणों के आकार, कोलाइडी कणों का आकार छोटा है बड़ा है, और उसकी श्यानता, कोलाइडी सोल की श्यानता कैसी है। श्यानता का मतलब होता है विलयन का ठहराव पर निर्भर करती है। कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा होगा और श्यानता जितनी कम होगी, कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा होगा और श्यानता जितनी कम होगी, ब्राउनी गति उतनी ही अधिक होगी। यही तो पूछा था। कोलाइडी कणों का आकार, यहाँ देखेंगे कोलाइडी कणों का आकार और परिक्षेपण माध्यम की श्यानता इसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कणों का आकार छोटा और श्यानता जितनी कम होगी, ब्राउनी गति उतनी ही अधिक होगी। यानी कि कणों का आकार छोटा होना चाहिए और श्यानता कम होनी चाहिए। श्यानता बताया था ठहराव, जितना ठहराव होगा तो कण क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे गति नहीं करेंगे। जब गति नहीं करेंगे तो ब्राउनी गति कहाँ होगी। यह कोलाइड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कोलाइड विलयन की कैसी प्रकृति है उस पर यह निर्भर नहीं करेगी। कोलाइडी कणों की गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के असमान प्रहारों के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। जब परिक्षेपण माध्यम के अणु आपस में टकराते हैं तब ये गति होती है हमारी। कोलाइडी कण और परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के असमान प्रहारों के कारण, यानी आपस में लगातार टकराने के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। परिक्षेपण माध्यम के अणु गति करते हुए सभी दिशाओं में कोलाइडी कणों से लगातार टकराते रहते हैं, जिससे कोलाइडी कणों से लगातार टकराते रहते हैं। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है जैसे हमारा विलयन में विलायक होता है, उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम हमारा विलायक का कार्य करता है और उसमें परिक्षिप्त रहते हैं हमारे कोलाइडी कण, लगातार टकराते रहते हैं, जिससे कोलाइडी कणों में गति आ जाती है। चूंकि कणों पर होने वाली टक्करों के बल असमान होते हैं, इस कारण कोलाइडी कण किसी विशेष दिशा में गति करते हैं। जैसे ही एक कण किसी निश्चित दिशा में गति करता है, वैसे ही माध्यम के अन्य अणु इससे टकराते हैं, जिससे कण अपने गति करने की दिशा में परिवर्तन कर लेता है। जब कण आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, यहाँ परिक्षेपण माध्यम के कण टकरा रहे हैं किससे, बोलो, ठीक है, कोलाइडी कणों से, तो उनके कणों की दिशा बदल जाती है। यह प्रक्रम लगातार चलने के कारण कण टेढ़े मेढ़े मार्ग पर गति करते हैं। कोलाइडी कणों के आकार बढ़ने पर ब्राउनी गति कम हो जाती है। यही कारण है निलंबन होता है। जैसे हमारे रेत के कण हैं, उन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, उनका जो आकार होता है कोलाइडी कणों से बड़ा होता है। तो इसी प्रकार से जो निलंबन ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करते, निलंबन के कण ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करेंगे, केवल कोलाइडी विलयनों के कण ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले हमारे 4 कारक होते हैं, जैसे ताप में वृद्धि, नंबर 2 अणुओं की संख्या में वृद्धि, नंबर 3 कम अणु आकार, नंबर 4 कम श्यानता। ब्राउनी गति होने के लिए ये 4 हमारे कारक जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। जैसे ताप का प्रभाव, जितना ताप बढ़ेगा कणों की गति भी बढ़ेगी, तो ब्राउनी गति भी बढ़ेगी। सेकंड, अणुओं की संख्या में वृद्धि, जितने अणुओं की संख्या होगी उतने ही परिक्षेपण माध्यम और कोलाइडी कणों में टक्कर ज़्यादा होगी, तो ब्राउनी गति भी बढ़ेगी। कम अणु का आकार, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जितना भी कोलाइडी कणों का आकार छोटा होगा ब्राउनी गति उतनी ही तीव्र होगी,
इसी प्रकार से श्यानता यदि कम होगी तो ब्राउनी गति बढ़ेगी, श्यानता अगर हमारी ज़्यादा होगी ब्राउनी गति घटेगी। आया समझ में? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दो प्रकार के कोलाइड होते हैं हमारे, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं और प्रत्येक को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन भी। इसमें से कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि द्रव स्नेही कोलाइड को समझाइए या द्रव विरोधी कोलाइड को समझाइए और इसका उदाहरण दीजिए। वैसे तो विद्या क्वेश्चन बैंक में सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके द्वारा आप अपनी इंटर में परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। आपकी क्लास में हर रोज़ नए क्वेश्चन लेके हम यहाँ आते हैं जो विद्या क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इसलिए आप विद्या क्वेश्चन बैंक से अपनी तैयारी कीजिए और इंटर में अच्छी परसेंटेज लाइए बेटा। इसका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे अब। नंबर 1, द्रव स्नेही कोलाइड। ये बताया था द्रव स्नेही यानी जो पदार्थ द्रव जल से स्नेह करते हैं यानी जल में घुलने पर आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। और जो पदार्थ जल में घोलने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बना पाते वो कहलाते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर, जो अभी आपको बताया है, विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। तो जो हमारे विलायक के संपर्क में आने पर कोलाइडी विलयन बना लेंगे वो कहलाएंगे हमारे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। यदि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को हम अवक्षेपित कर लेते हैं, अवक्षेपित का मतलब है उसका अवक्षेप बना लेते हैं, जैसे चौक सबने देखी है, चौक को हम जल में घोल लेते हैं तो जल में घोलने पर कुछ समय बाद चौक नीचे बैठ जाती है तो यानी वो अवक्षेपित हो गई है। या अभी तुम्हें बताया था गोल्ड सोल है, गोल्ड सोल में NaCl का विलयन यदि हम मिलाते हैं तो गोल्ड सोल अवक्षेपित हो जाता है। तो जो उसमें नीचे अवक्षेप मिलेगा उस अवक्षेप को यदि हम दोबारा से विलायक में डालते हैं तो उसका कोलाइडी विलयन बन जाता है। इनको अवक्षेपित करने के बाद फिर से द्रव के संपर्क में लाकर यानी यदि हम उसे फिर से द्रव में घोलेंगे तो कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। जब हमारा कोलाइडी विलयन से अवक्षेप मिल रहा है, अवक्षेप से कोलाइडी विलयन मिल रहा है, तो यह अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जिलेटिन, स्टार्च, गोंद और प्रोटीन, ये सभी हमारे द्रव स्नेही कोलाइड हैं जो हमारे कोलाइडी विलयन बनाते हैं। सेकंड, द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड ये बता ही दिया था आपको, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। जो कोलाइडी विलयन बनाते हैं द्रव स्नेही, जो कोलाइडी विलयन नहीं बनाएंगे वो हमारे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। इन्हें अवक्षेपित करने के बाद यदि हम इसमें ये अवक्षेपित कर देते हैं, अवक्षेपित कब होगा? जब द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाया जाएगा तो वो अवक्षेपित हो जाएगा। तो जब इन्हें अवक्षेपित करते हैं हम, अवक्षेपित करने के बाद फिर से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना कठिन होता है, अतः ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाते हैं। इनसे केवल एक बार कोलाइडी विलयन बना सकते हैं हम, यदि इनसे फिर हम दोबारा से अवक्षेपित करके विलयन बनाना चाहे तो नहीं बनेगा। जब विलयन नहीं बनेगा तो ये होगा हमारा अनुत्क्रमणीय कोलाइड। उदाहरण के लिए देख सकते हैं धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, धातु हाइड्रोक्साइड जैसे कि
फेरिक हाइड्रोक्साइड है, धातु सल्फाइड जैसे कि AS2S3 है हमारी, आर्सेनिक सल्फाइड। ये सभी हमारे द्रव विरोधी कोलाइड के उदाहरण हैं। आया समझ में? ठीक है, नोट करेंगे इन सब बातों को जो अंडरलाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हमारा निम्न पदों पर टिप्पणी लिखिए या निम्न पदों को समझाइए। इसमें हमारे एक हमने लिया है अपोहन, एक लिया है हमने टिंडल प्रभाव। इसमें हमारे 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। 2 ऑप्शन आप खुद कर लेंगे, 2 पर टिप्पणी यहाँ समझाई जा रही है। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है बेटा, अपोहन और सेकंड टिंडल प्रभाव, ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं। इस पर टिप्पणी लिखिए। एक भाई अपोहन को समझाइए क्या होता है, या टिंडल प्रभाव को समझाइए क्या होता है। अपोहन देखेंगे, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि घुलित पदार्थों के अणुओं व आयन चर्म, पात्र, झिल्ली, पार्चमेंट झिल्ली जो होती है हमारी, अणु या आयन झिल्ली में से सरलतापूर्वक विसरित हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं, जबकि कोलाइडी कण उनमें से विसरित नहीं हो पाते या कठिनाई से विसरित होते हैं। तो कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के लिए हम अपोहन की क्रिया करते हैं। अपोहन विधि द्वारा कोलाइडी विलयनों को शुद्ध किया जाता है, क्योंकि जो पार्चमेंट झिल्ली होती है, पार्चमेंट झिल्ली में से कोलाइडी कण बाहर नहीं आ पाते या बहुत कम आते हैं, और जो अशुद्धियाँ होती है वो पानी के साथ बह जाती है। तो अपोहन की क्रिया में हम क्या करते हैं? अपोहन की क्रिया में हम एक पात्र लेते हैं जिसमें हमारा जल भरा होता है। ये हमारा एक पात्र है, इसमें ये हमारा जल भरा हुआ है, और ये हमारी एक पार्चमेंट थैली है, पार्चमेंट थैली जिसमें हमने कोलाइडी विलयन भर लिया, अशुद्ध कोलाइडी विलयन। अशुद्ध कोलाइडी विलयन एक पार्चमेंट झिल्ली में भर लेंगे और उसे जल से भरे एक टैंक में लटका देंगे। यहाँ से जल प्रवाहित किया जाएगा और यहाँ से जल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो कोलाइडी कण अभी आपको बताया है पार्चमेंट झिल्ली से आर पार नहीं हो पाते, जबकि जो अशुद्धियों के कण होते हैं वो धीरे धीरे हमारे विलयन में आते रहते हैं। जब वे जल में आएंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो जब जल में आएंगे तो जल के साथ साथ वो हमारे कण बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से अशुद्ध कोलाइडी विलयन हमारा शुद्ध हो जाता है। यहाँ देखेंगे चर्म पात्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक करने की, जो आपको अभी बताया था, पृथक करने की विधि को अपोहन कहते हैं। यानी कि कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की जो विधि है वो हमारी अपोहन कहलाती है। कोलाइडी विलयन में से अशुद्धियों को दूर करने की विधि। इसमें क्या करा जाता है, जैसे आपको समझाया है अभी, चर्म पात्र झिल्ली से बनी एक थैली, ये वाली थैली जो है हमारी, ये हमारी पार्चमेंट झिल्ली है, यानी कि चर्म पात्र की झिल्ली। इसमें थैली या किसी बेलनाकार पात्र जिसे अपोहक कहते हैं, इसे बोलते हैं अपोहक, में कोलाइडी विलयन भरकर, ये कोलाइडी विलयन भरा गया है। ये जो हमारे हैं ऑरेंज कलर की दिखाई गई हैं, ये हमारी अशुद्धियाँ हैं, और ये जो काले दिखाए गए हैं गोल बबल से, ये हमारे कोलाइडी विलयन के कण हैं। तो जैसे ही इसे जल में डाला जाएगा तो पार्चमेंट झिल्ली से जो हमारे ऑरेंज कण है यानी अशुद्धियों के कण हैं, अशुद्धियों के कण हमारे जल में आ जाएंगे और जल के साथ साथ ये बाहर निकल जाएंगे। में कोलाइडी विलयन भरकर उसे बहते हुए जल में निलंबित कर देते हैं, यानी कि लटका देते हैं। कोलाइडी विलयन में उपस्थित घुलित पदार्थ के कण झिल्ली में से होकर बहते जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। जब जल बाहर निकलेगा तो जो उसमें घुलित कण हैं अशुद्धियों के, वो भी हमारे बाहर निकल जाते हैं और कुछ दिनों में शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। अतः कोलाइडी विलयन के शोधन हेतु अपोहन विधि को प्रयुक्त करते हैं। एक इसी की विधि होती है हमारी वैद्युत अपोहन। तो वैद्युत अपोहन यही बिल्कुल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना।
अपोहन की क्रिया को तेज करने के लिए वैद्युत अपोहन करते हैं, क्योंकि जो अपोहन की क्रिया है बहुत धीरे धीरे से होती है, तो इसे तेज करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं हम। इलेक्ट्रोड लगाएंगे, जैसे ये है हमारा कैथोड और एनोड। ये देखेंगे यहाँ, इसके डायग्राम को मैं समझा रहा हूँ, थ्योरी इसकी विद्या क्वेश्चन बैंक से ही करेंगे आप। ये हमारा कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। अशुद्ध कोलाइडी विलयन में जब हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो इलेक्ट्रोड लगाने पर जो इसमें अशुद्धियाँ होती है वो अपने धनायन और ऋणायनों में टूट जाती है, जिसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज वाली अशुद्धियाँ होती है वो हमारी कैथोड पर, जो निगेटिव वाली अशुद्धियाँ होती है वो हमारी कैथोड पर इकट्ठा हो जाती है, और इस प्रकार अपोहन की क्रिया तीव्र हो जाती है और कोलाइडी विलयन जल्द ही शुद्ध हो जाता है। इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव जिस प्रकार अंधेरे कमरे में, टिंडल प्रभाव का क्या होता है, जब हम किसी वास्तविक विलयन को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो हमें विलयन ऊपर से देखने पर काला दिखाई देता है, लेकिन यदि हम उसमें प्रकाश गुजार देते हैं तो जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण प्रकाश को अवशोषित करके चमकने लगते हैं, तो उनका जो मार्ग होता है वो चमकने लगता है और एक चमकीले शंकु के तरह हमें दिखाई देता है। जिस प्रकार कह सकते हैं अंधेरे कमरे में यदि सूर्य का प्रकाश गुजारा जाए किसी छिद्र के द्वारा, तो उसमें जो धूल के कण होते हैं वो हमारे चमकने लगते हैं। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन पर डालकर समकोण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, यदि कोलाइडी विलयन को किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वे प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन पर डालकर, जो प्रकाश है लेंसों द्वारा वो कोलाइडी विलयन पर जब डाला जाएगा तो कोलाइडी कण उस प्रकाश के कारण चमकने लगते हैं। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक हमारे जिनका नाम था टिंडल ने कोलाइडी विलयनों में एक प्रभाव का अध्ययन किया जिसे बोलते हैं हम टिंडल प्रभाव। इस प्रभाव को ही टिंडल प्रभाव हम कहते हैं। अतः कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। तो कोलाइडी कणों के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके कारण टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, कोलाइडी कणों के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ हम देख सकते हैं लेंस है, जब लेंस के द्वारा प्रकाश को कोलाइडी विलयन में गुजारा जाता है तो ये कोलाइडी विलयन ये कण है जो हमारे चमकीला मार्ग दिखाई देता है। यदि हम यहाँ से माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कोलाइडी विलयन में अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो हमारे चमकीले दिखाई देते हैं, जिसे बोलते हैं टिंडल प्रदीप्त शंकु। यानी प्रकाश के कारण एक शंकु बन जाता है। ये शंकु बन रहा है, देखो, एक मैथ में पढ़ा होगा। कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होता है, अतः प्रकाश की किरण के कोलाइडी कणों पर पड़ने पर कण प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके स्वयं आत्मदीप्त हो जाते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया है, चमकने लगते हैं,
से अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित ऊर्जा के पुनः छोटी तरंगों के प्रकाश के रूप में प्रकीर्णित होने से नीले रंग का एक शंकु दिखाई देता है। ये नीले रंग का, ये वाला जो शंकु दिखाई दे रहा है, नीले रंग का शंकु दिखाई देता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। तो इस प्रकार जो ये हमारा शंकु बना है इसे बोलते हैं टिंडल शंकु, और यह टिंडल घटना कहलाती है। ठीक है, थैंक यू बेटा।